अर्पिता अपने ससुराल में पढ़ी लिखी गंवार साबित हो रही थी। बात बात पर उससे अपमानित किया जाता था। फिर चाहे वह पति हो, सास हो या फिर देवरानी, घर का सारा काम करने के बाद भी सबकी आलोचना सहनी पड़ती है। एक दिन अर्पिता का भाई कुछ आम और मिठाइयाँ लेकर आया था, तो उसकी सास अनामिका ने वो सारा सामान अर्पिता की देवरानी को देते हुए कहा। अर्पिता ने जैसे ही अपने ससुराल के बड़े दरवाजे पर कदम रखा, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। पाँव में बंधी पायल की छनक में नए जीवन के सपने तो थे, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी समाया हुआ था। अर्पिता की शादी पास के कस्बे में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसका पति कार्तिक शहर में नौकरी करता था। अर्पिता के ससुराल में सास और देवर देवरानी थे। अर्पिता की जब विदाई हो रही थी तो उसकी माँ ने सिर्फ उससे एक ही बात कही थी, अर्पिता बिटिया, अपने ससुराल में अपना घर समझना, अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करना और अपने देवर देवरानी को भाई बहन की तरह मानना। अर्पिता बिटिया, जब तू उन्हें प्यार और सम्मान देगी तो बदले में तुझे भी प्यार और सम्मान मिलेगा। अर्पिता ने अपनी माँ की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और उसने कसम खा ली थी कि जैसा उसकी माँ ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करेगी। जैसे ही अर्पिता ने अपने ससुराल में कदम रखा तो उसकी सास अनामिका ने बड़े ठाठ से कहा, अर्पिता बहू, तू सबसे पहले अपनी रसोई देख ले, क्योंकि वहीं से हमारा घर बसता है। अर्पिता ने सिर झुकाकर कहा। माँ जी, शादी के पहले दिन ही अर्पिता को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अब वहाँ पर सेवा और त्यागी उसकी असली पहचान होगी। शादी के बाद का पहला दिन तो इसी तरह से अपने ससुराल में लोगों को समझने में गुजर गया और फिर शादी के दूसरे दिन से ही अर्पिता ने अपनी रसोई संभाल ली। सासू माँ के लिए चाय, देवर के लिए नाश्ता और पति के लिए टिफ़िन। अर्पिता का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता था और फिर सबके सोने के बाद ही उसका दिन ख़त्म होता था। अर्पिता का पति कार्तिक बहुत ही सीधा साधा था। अपनी माँ के सामने कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता था। घर में कोई भी बात हो, छोटी हो या बड़ी, अंतिम निर्णय हमेशा सासू माँ ही लेती थी। देवर और देवरानी भी छोटी छोटी बातों में अर्पिता की मदद ले लिया करते थे। कभी कभी अर्पिता जब खिड़की से बाहर देखती तो उसे याद आता था, शादी से पहले उसने बीएड कर रखा था। पढ़ने और पढ़ाने का उसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। यहाँ पर किताबों को हाथ लगाना जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देना था। एक बार जब अर्पिता ने किताब उठाकर कुछ पढ़ने की कोशिश की तो उसको अपनी सासू माँ की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ती, अरे भाई, घर की बहू को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, उसे तो बस घर के काम आने चाहिए, वही काम आते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगी। अर्पिता अपनी सासू माँ को पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। उनकी बातें तो चुपचाप सुन लेती थी। अर्पिता जब भी कुछ बोलने के लिए सोचती तो उसको अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती, जो उसकी माँ ने विदाई के वक्त कही थी। उसकी माँ की दी सीख उसे हर अपमान को चुपचाप पी जाने की ताकत देती थी। वह मन ही मन में सोचती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, क्या पता धीरे धीरे समय के साथ सब बदल जाए। लेकिन बेचारी अर्पिता को क्या पता था कि उसकी यही चुप्पी एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बनने वाली है। एक शाम की बात है। अर्पिता ने खाना परोसते हुए अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। कल मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आ रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको यहाँ आने के लिए बोल दूँ। अर्पिता की बात सुनकर अनामिका जी ने उसको गुस्से में देखते हुए कहा, अर्पिता बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है हम तुम्हारे मायके वालों की मेहमान नवाजी करें। तुम्हारे मायके वालों के आने से हमें कोई खुशी नहीं होगी। अगर उनसे इतनी ही मोहब्बत है तो यही क्यों आई थी। अच्छा यही है कि उन्हें मना कर दो।
अब बहू बन गई हो तो मायके की तरफ देखना छोड़ दो। अनामिका जी की इतनी कड़ी बात सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हमेशा की तरह चुप रहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि ये घर उसका कभी भी अपना नहीं हो पाएगा। दिन गुजरते गए। अर्पिता ने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई कि उन्हें आने की इजाज़त नहीं मिली। उसने अपने मन की सारी भावनाएं दिल में ही दफना दी और रोज़ की तरह अपने काम में लगी रही। इसी बीच एक दिन मोहल्ले की सामाजिक संस्था से कुछ महिलाएं घर आई। वे महिलाओं के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर एक नई पहल शुरू कर रही थी और उन्होंने हर घर की बहू बेटियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सासू माँ तो साफ मना करने लगी, ये पढ़ाई लिखाई की बातें हमारे घर में नहीं होगी, पर देवरानी ने उत्साह से नाम लिखवा दिया। अर्पिता ने हिचकते हुए सास से पूछा, माँ जी, क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? इसमें बच्चों को भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है। अनामिका जी ने तिरस्कार से कहा, घर के काम कम पड़ गए हैं क्या, या और बंटवारा चाहिए? अभी तो तेरे ही जिम्मे सारा बोझ है, अगर पढ़ाने लग गई तो घर कौन देखेगा? अर्पिता ने मन मसोस कर चुप्पी साध ली, लेकिन उस दिन से उसके मन में कुछ बदलने लगा था। वह सोचने लगी, क्या सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? क्या पढ़ाई का कोई मतलब नहीं? एक दिन जब सभी लोग किसी शादी में गए और अर्पिता घर पर अकेली थी, मोहल्ले की संस्था से देखने के लिए एक महिला आई। उसने अर्पिता से बातें की और उसकी पढ़ाई के बारे में जाना। महिला ने समझाया, बहन, जब तक खुद आगे नहीं बढ़ोगी तब तक कोई मदद नहीं करेगा। तुम बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? यही घर पर, इससे औरतें भी आएंगी, घर पर नज़र भी रहेगी। अर्पिता को ये बात जच गई। उसने हिम्मत कर अगले दिन अपनी सास से फिर बात की, माँ जी, मुझे मायके से पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ घर के खर्च में हाथ बटाना चाहती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो घर के बरामदे में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। इस बार सास को घर का खर्च हल्का करने की बात भा गई। उन्होंने अनमने मन से सहमति दे दी। धीरे धीरे अर्पिता ने 4-5 बच्चों से ट्यूशन शुरू किया। वे बच्चों को पढ़ाती, उन्हें नए नए खेल खिलाती, कहानियाँ सुनाती। मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। घर में अब पैसे आने लगे तो सासू माँ की भी बोलचाल थोड़ी बदल गई। देवरानी भी सहारा मिलने पर खुश रहने लगी। पति कार्तिक को शहर से जब इसकी खबर मिली तो वह भी खुश हुआ कि उसकी पत्नी आत्मनिर्भर हो गई है। एक दिन कार्तिक ने फ़ोन किया, अर्पिता, मुझे तुम पर गर्व है। शहर में भी आजकल मुझे तुम्हारी मिसाल दी जा रही है। सास अनामिका जी भी अब बहू के घर के काम में हाथ बटाने लगी और जब मोहल्ले की संस्था ने अर्पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया तो सास ने सबसे पहली बार खुद अपने हाथों से उसकी चुनरी सही की और कहा, जाओ बहू, आज पूरे मोहल्ले में हमारा नाम रोशन कर देना। अर्पिता की आंखें आंसुओं से भर आई। इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। अपनी माँ की सीख और अपने धैर्य की वजह से अंत में उसे अपना घर और सम्मान दोनों मिल गया था। विपरीत हालत के आगे झुकना नहीं, खुद को पहचानना और मेहनत करना, यही अर्पिता की असली सफलता थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।